लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम मेवाड़ राजवंश का इतिहास पढ़ रहे थे। हम राणा सांगा से आगे पढ़ चुके हैं और प्रारंभ का इतिहास चूँकि हम डिले कर चुके थे, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। जितना समझा पाएँगे उतना हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस हमारा साथ दीजिए। तो मेवाड़ राजवंश का इतिहास, तो मेवाड़ के इतिहास की अगर जो बात करें, तो सबसे पहले मेवाड़ का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर मेवाड़ इस समय स्थित है राजस्थान में? राजस्थान के कौन-कौन से क्षेत्रों को मेवाड़ कहा जाता है? यहाँ पर किसका शासन रहा? जैसे आप लोगों को पढ़ रखा है कि मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन रहा, जैसे सिसोदियों का शासन रहा मेवाड़ में। पहले उन्हें गुहिल कहा जाता था और संसार का सबसे प्राचीन राजवंश इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं बहुत पहले के राजवंशों से मिलती हैं जो गुजरात में शासन किया कभी। तो अलग-अलग लेखक अलग-अलग चीज़ें हैं इसके बारे में लिखते हैं, उसका उसका भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके पुराने नाम जैसे क्या रहे हैं, तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं धीरे-धीरे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं, स्किप कर देते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तो मेवाड़ राजवंश के इतिहास में देखा जाए तो मेवाड़ पर शासन सबसे पहले किसने किया इसके बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ पर गुहिलों का शासन रहा, सिसोदिया वंश का शासन रहा। किसका? सिसोदिया वंश का शासन रहा। इन्हें पहले गुहिल कहा जाता था और फिर राणा हमीर सिसोदिया के बाद इस वंश का नाम सिसोदिया वंश भी पड़ा। ये इसे संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कहा जाता है। इसे संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है, इसे भी हम अभी आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इसका हम देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र कहाँ-कहाँ था। तो भौगोलिक क्षेत्र की अगर इसकी बात करें तो आप दक्षिणी राजस्थान चले जाइए। दक्षिणी राजस्थान में लोगों को तो पता है दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ स्थित है या मेवाड़ का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में आता है। तो दक्षिणी राजस्थान का भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये क्षेत्र, ये 5 ज़िले वर्तमान में जो हैं, इन 5 ज़िलों को मेवाड़ कहा जाता था। अच्छा अगर जो बच्चों से पूछो कि मेवाड़ कहाँ-कहाँ है, तो फ्लो में बताते चले जाते हैं। जैसे भीलवाड़ा कहेंगे तुरंत, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, ये सब बताते रहते हैं। जबकि ये डूंगरपुर और जो हमारा बाँसवाड़ा है, ये दक्षिणी राजस्थान में तो स्थित ही स्थित है, लेकिन यहाँ पर इनका शासन नहीं रहा मेवाड़ों इनका, ये मेवाड़ में नहीं आता है शासन, तो यहाँ पर सिसोदिया ने किया है। ये जो डूंगरपुर और बाँसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इसे मेवाड़ ना कहकर इसे वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। अब हम धीरे-धीरे जब राजस्थान का इतिहास पढ़ ही रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास में जो क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र जो हम इतिहास में भूगोल में पढ़ते चले जाएँगे, तो इसे वागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वागड़ कहा जाता है और वागड़ कहा जाता है, ये सीमा कहाँ से बनाता है? दक्षिण में स्थित है, तो सीमा ज़ाहिर-सी बात गुजरात से बनाएगा। तो यहाँ पर कौन-सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। क्वेश्चन एक और बनता है कि वागड़ भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो गुजराती का पड़ेगा, क्योंकि गुजरात से इसकी सीमा बनती है। तो वागड़ पर प्रभाव किसका बनेगा? वागड़ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। वागड़ी भाषा पर प्रभाव किसका पड़ेगा? गुजराती का पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ से प्रभावित, जैसे डूंगरपुर, बाँसवाड़ा को और छोड़ दिया जाए, तो बाकी क्षेत्र जो हमारा भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसको मेवाड़ का हिस्सा कहा जाता था और ये मेवाड़ का हिस्सा था। हालाँकि डूंगरपुर, बाँसवाड़ा को हम वागड़ के साथ पढ़ लेंगे, यहाँ पर शासन इनका रहा, लेकिन उसके बाद में जो आगे शाखाएँ पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, देखेंगे। अब अगर जो यहाँ पर हम देखते हैं अगर जो कि इसके प्राचीन नाम मेवाड़ के क्या थे? प्राचीन नामों की अगर जो बात करें, तो इनके प्राचीन नाम क्या थे? तो यहाँ पर मेव या मेर जाति रहती थी। कहते हैं इसे मेवल कहा जाता था, मेर कहा जाता था, संस्कृत में इसे ही मेदपाट कहा जाता था और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसे प्रागवाट या फिर हिंदी में इसे प्रागवाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेदपाट इसे संस्कृत में और पठारी क्षेत्र होने के कारण इसे प्रागवाट कहा जाता था। मेव या मेर जाति से रक्षित प्रदेश होने के कारण इसे मेवाड़ कहा जाता था। सबसे प्राचीन नाम अगर जो सब इससे भी पहले अगर जाएँ, तो सिवी जनपद यहाँ पर हुआ करता था। ये कब की जनपद काल की बात करें अगर जो, तो वहाँ पर माध्यमिका इसकी राजधानी हुआ करती थी। मतलब सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका यहाँ हुआ करती थी, जिसे नगरी कहा जाता था। आप जब सभ्यताएँ पढ़ेंगे, वहाँ पर इस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे कि सिवी जनपद की माध्यमिका नगरी, ये क्वेश्चन भी बना है कि नगरी कहाँ पड़ता है, तो आप तुरंत कहेंगे मेवाड़ में, क्योंकि सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका और माध्यमिका ही नगरी कहा जाता था। यानी कि जिसके प्राचीन नाम की बात करें तो याद रखना मेव या फिर मेदपाट, प्रागवाट
और या फिर सिवी जनपद, और माध्यमिका उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये चीज़ें अगर जो क्लियर हो गई हों तो आगे बढ़ें ज़रा। आगे देखते हैं अगर जो, तो आगे इसके अगर जो मेवाड़ के झंडे की अगर जो बात करें, तो झंडे पर सबसे ऊपर सूर्य बना हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ के झंडे पर बीच में चित्तौड़ लिखा, मेवाड़ राजवंश में जो गुहिल हुए थे, गुहिल में झंडे के बीच में चित्तौड़ लिखा रहता था और ऊपर सूर्य की आकृति बनी होती थी। ये दर्शाता है कि ये सूर्यवंशी शासक थे। क्या थे? सूर्यवंशी शासक थे। एक तरफ बने हैं पुंजाजी भील। आप जब अभी आगे हम आपको महाराणा प्रताप पढ़ा चुके हैं, उसमें जो आप देखेंगे जाकर, तो पुंजाजी भील जो थे, वो उनकी सेना के पीछे भाग में लड़ रहे थे, पीछे भाग में लड़ रहे थे। तो ये भील योद्धा थे पुंजाजी भील, जो हाथ में भाला लिए हुए हैं, और एक तरफ क्षत्रिय योद्धा जो हाथ में तलवार लिए हुए हैं। और एक यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करतार। इनके झंडे पर लिखा हुआ है कि जब तक जो आदमी अपने धर्म पर अटल रहेगा, तब तक उसकी भगवान भी रक्षा करते रहेंगे। ये महाराणा प्रताप के भील सेनापति थे, पुंजाजी भील। एक तरफ क्षत्रिय योद्धा हाथ में तलवार लिए हुए, और जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करतार, यहाँ पर झंडे पर लिखा हुआ है। तो अब तक हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली? अब तक हमने अगर चीज़ें, तो भौगोलिक विस्तार इसका देखा कि भौगोलिक विस्तार का कौन-कौन सा था। इसका भौगोलिक विस्तार अगर जिसकी बात करें, तो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के 5 जिले, दक्षिण राजस्थान के 5 जिले, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। पुराने प्राचीन नाम अगर इसकी देख लें, तो सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, मेव या मेर जाति से अर्चित होने के कारण मेदपाट नाम पड़ा, प्रागवाट नाम पड़ा। हिंदी में से प्रागवाट, ये कहते हैं पठारी क्षेत्र में स्थित होने के कारण से प्रागवाट कहा गया। इसके झंडे के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर इस पर सूर्य की आकृति बनी हुई है, तो ये यहाँ से इनके सूर्यवंशी होने के प्रमाण मिलते हैं। और बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा समय तक इनकी राजधानी रही। और एक तरफ भील योद्धा पुंजाजी और दूसरी तरफ क्षत्रिय योद्धा, और झंडे पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ रखे धर्म को ते रखे करतार। और अब अगर जिनकी हम उत्पत्ति के बारे में पता करें कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और कौन-कौन से अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कर्नल जेम्स टोड लिखता है, गुजरात के शासक ये शिलादित्य की संतानें हैं। इन्हें कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि गुजरात के एक शासक हुए शिलादित्य, ये उनकी संतानें हैं। तो अबुल फजल इनके बारे में लिखा है। अच्छा, अबुल फजल आप लोग जानते हैं कि मतलब विदेशी है, तो विदेशों के बारे में लिखता है कि गुहिल शासक जो हैं, ये कोई गुजरात के शिलादित्य की संतानें नहीं हैं। ये लिखता है ईरान के नौशेरवा आदिल की संतानें हैं। क्या लिखता है कि ये जो है, ये ईरान के नौशेरवा आदिल की संतानें हैं। और इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है कि जो मेवाड़ के राजा थे, जो हमारे मेवाड़ के राजा थे, ये जब अभिलेख ले होते हैं, इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज इनको कहा जाता था। झंडे पर या राज चिन्ह में सूर्य की आकृति मिली। हमारे अभी जो शासक बनेंगे आगे, सबसे योग्य शासक या राजस्थान के जो मेवाड़ के जो वास्तविक संस्थापक जो कहे जाते हैं, वो काल भोज या बप्पा रावल, इन्होंने सोने के जो सिक्के चले, इन पर सूर्य की आकृति बनी हुई थी। और महाराणा रायमल, ये बीकानेर के शासक हुए हैं, जिन्होंने बीकानेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। बीकानेर में दुर्ग का निर्माण करवाया था, बीकानेर के शासक हुए हैं। इन्होंने एक जो अभिलेख लेख लिखवाए हैं, इनमें इन्होंने इनको सूर्यवंशी शासक लिखा है। क्या लिखा है? सूर्यवंशी शासक लिखा है। तो इनमें से हम एक-एक के बारे में भी थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे कि अबुल फजल ने इसको मेवाड़ के गुहिल शासक यानी कि नौरवा आदिल की संतानें कहा है, नौशेरवा आदिल की संतानें कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इनको गुजरात के शासक सिराजुद्दीन की संतानें कहा है। और सूर्यवंशी इनके होने के प्रमाण इनको मिलते हैं कि मेवाड़ के महाराणा हिंदू सूरज लिखते थे, और राज चिन्ह में सूर्य की आकृति बनी हुई है। और काल भोज बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलवाए, वहाँ पर भी इनकी आकृति बनी हुई है। और महाराणा रायमल ने अपने जो लेख लिखवाए, इनमें इन्होंने इसको सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। तो आगे इसको हम ज़रा विस्तार से देखते हैं कि इनको, तो राजा गुहिल, गुहिलोत या गुदत्त इसे कहते हैं, गुहादत्त, जो भी इतिहासकार जो आए, धीरे-धीरे नामों में नाम जो बदलते रहे, उस हिसाब से नाम लिख दिया गया। गुहादत्त, गुहिलोत किसने लिख दिया? तो राजा गुहिल किसने लिखा? संस्थापक इसका या मूल पुरुष कह सकते हैं आप, इसे आदि पुरुष कहते हैं, ये कहा जाता है इस मेवाड़ का। और 566 ईस्वी, ये सन निर्धारण 566 ईस्वी कहा जाता है। ये इसीलिए इसको पुराना राजवंश कहा जाता है। तो गुजरात में एक जगह पड़ती बल्लभी, ये गुहादत्त कहाँ से है, इसके बारे में ज़रा बताते हैं। जो कर्नल जेम्स टोड लिखता है, उसके बारे में जो अपनी बुक में लिखता है, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने जो अपनी बुक में लिखा, उसके बारे में ज़रा एक जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, उसे याद रख लीजिए, कहीं काम में आ जाए अगर, तो उसके बारे में बता देना। तो जो बल्लभी है,
गुजरात में पड़ता है। ये वल्लभी का एक शासक था शिलादित्य। कौन था? शिलादित्य वल्लभी का शासक था। और शिलादित्य वल्लभी का शासक था और उसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। ये जो शिलादित्य था ये वल्लभी गुजरात में एक जगह है वल्लभी नगर, वहाँ का शासक था शिलादित्य और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। ये कहते हैं कि राजस्थान में पुष्पावती आती हैं और पुत्र कामना के लिए अरबदा माता के मंदिर में आती हैं यहाँ पर। आबू में माउंट आबू सुरही में अंत्या पड़ता है, वहाँ पर अरबदा माता के मंदिर में आती हैं, पूजा प्रतिष्ठा करती हैं और वहाँ पीछे से कहते हैं जब ये चली आती हैं तो वहाँ पर गुजरात में आक्रमण हो जाता है और सारे मार दिए जाते हैं। ये यहाँ पर क्यों आई थी? अपने पुत्र की इनके पुत्र नहीं थे तो पुत्र कामना के लिए यहाँ पर आई थी। तो जब इनको पता चलता है कि यहाँ पीछे से हमारे पर अरबों ने आक्रमण कर दिया है वल्लभी पर, शैलपुत्री की हत्या कर दी गई है और बाकी जो रानियाँ थी वो उन्होंने राजा के साथ जो सती हो गई हैं और आप बची हैं, तो ये कहती हैं हम भी सती होना चाहती हैं। तो इनको सती नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी कहते हैं जब ये बदन का पता चलती है, तो जब सती नहीं होती हैं तो ये कुछ समय के लिए कमलावती नाम की ब्राह्मणी के पास रहती हैं। वीरनगर में एक कमलावती नामक ब्राह्मणी के पास रहती हैं। ये कहानियाँ हैं और कमलावती ब्राह्मणी भी अरबों के डर से इसको जो है एक गुफा में छोड़ देता है। गुफा में इनका जन्म हुआ था इसीलिए इनको गुहिल कहा जाता है। ये कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं जो इसके बारे में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये हमारा इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कर्नल जेम्स स्टोर लिखता है। कर्नल जेम्स स्टोर लिखता है कि ये जो वल्लभी नगर है, वल्लभी नगर गुजरात में पड़ता है। यहाँ के राजा थे शिलादित्य और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। पुष्पावती के पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का जन्म गुफा में होता है, कमलावती के संरक्षण में होता है जो वीरनगर की थी, इसीलिए उसका नाम गुहिलोत रख दिया जाता है। तो गुहिल इस वंश का संस्थापक कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है और 566 ईस्वी में स्थापना करता है, इस राज्य की स्थापना करता है। 2-4 बातें और गुहिल के बारे में बताते हैं। ये जो राजा गुहिल था इसने 566 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी। इसके बाद बना राजा भोज, फिर नाग या नागादित्य से कहा जाता है, फिर महेंद्र प्रथम, अपराजित, शिलादित्य और महेंद्र द्वितीय। जो ये शिलादित्य है, ओ सॉरी, ये जो शिलादित्य है इसके समय का अभिलेख मिला है। शिलादित्य के समय का अभिलेख मिला है। ये शिलादित्य जो है शिलादित्य, इसके समय का एक है सामोली अभिलेख। कौन सा है? सामोली अभिलेख। ये सामोली अभिलेख जो है, ये सामोली अभिलेख जो है 646 ईस्वी का है। अच्छा 646 ईस्वी का है तो इसी से धीरे-धीरे संनिर्धारण होता है। जो मेवाड़ राजवंश हुआ इसका जो संनिर्धारण होता है ये सामोली के अभिलेख से होता है जो 646 ईस्वी का है। इसके पहले कई शासक हो गए थे, तो 20-20 साल धीरे-धीरे घटा कर देखा गया तो 566 ईस्वी बाद में इसका इतिहासकारों ने निर्धारण किया। हालाँकि जो इतिहासकार हुए हैं आगे जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी हो गए, हमारे कभी राजा श्यामल दास जी, ये बड़े-बड़े इतिहासकार जो आगे जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया, जो आज़ादी के बाद जो खोज कर हिस्ट्री जो इसके बारे में छान-बीन कर हिस्ट्री लिखी गई, इतिहास लिखे गए, उसके बारे में जो लिखा गया, जो आप पहले शिलादित्य के बारे में जो हमने बताया है, तो ये जो इतिहासकार ये शिलादित्य को वही मानते हैं। बोले गुजरात का कोई शिलादित्य नहीं था, यही एक शासक शिलादित्य था, इसी से धीरे-धीरे सन का निर्धारण होता है। तो शिलादित्य के बारे में बताया गया। तो ये शिलादित्य जो था इसके बारे में सामोली का अभिलेख मिलता है। सामोली 646 ईस्वी का है और इसी से 566 ईस्वी जो सन का निर्धारण होता है ये सामोली के अभिलेख से होता है। तो अगर जो पूछा जाए कि मेवाड़ जो इतिहास है, मेवाड़ का जो इतिहास है इसके बारे में सबसे पुराना अभिलेख कौन-सा है? तो हम तुरंत कहेंगे सामोली का अभिलेख है। एक आगे शासक बने हैं महेंद्र द्वितीय। ये महेंद्र द्वितीय जो था, जैसे ये महेंद्र द्वितीय वगैरह जो हैं ये भील जो होते थे उनके मतलब प्रभाव से आकर उन्होंने राज्य को स्थापित किया था। तो ये उनसे कर नहीं लिया करते थे। ये महेंद्र द्वितीय उनसे कर माँगने लगा। कर माँगने पर महेंद्र द्वितीय की हत्या कर देते हैं वो और आगे इनका जो पुत्र था बप्पा रावल, क्या नाम था? आगे इनका पुत्र था बप्पा रावल, उसे भी ये मारना चाहते हैं। क्या? उसे भी बप्पा रावल को मारना चाहते हैं भील। ये तो ये भील भाग कर जो भील होते हैं जब इसको मारना चाहते हैं बप्पा रावल को, तो बप्पा रावल भागकर जंगलों में चला जाता है। और वहाँ पर हारित ऋषि की गायें चराता है, उनके संरक्षण में रहता है और हारित ऋषि कहते हैं बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे, लाकुली संप्रदाय को मानने वाले थे। कहते हैं इन्हीं के आशीर्वाद से इसको चित्तौड़गढ़ प्राप्त हुआ था। तो इसका अगर जो वास्तविक नाम की बात करें, तो इसका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। क्या नाम है इसका? वास्तविक नाम कालभोज है। बोले नाम इसका क्या है बप्पा रावल? बोले वास्तविक नाम, बोले तो ये क्या है? बोले नहीं, वास्तविक नाम इसका कालभोज है। तो यहीं से सन का 734 ईस्वी होता है। इसने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कैलाशपुरी में है। कहाँ है? कैलाशपुरी गाँव।
कैलाशपुरी गाँव नागदा उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कैलाशपुरी गाँव पड़ता है नागदा, उदयपुर में कैलाशपुरी गाँव पड़ता है और वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये बनाया किसने? तो कालभूज बप्पा ने बनवाया। क्यों बनवाया था? ये हारित ऋषि जो थे, इनके आशीर्वाद से जब इसको राज्य प्राप्त होता है, तो हारित ऋषि के कहने पर ये मंदिर का निर्माण करवाता है। हारित ऋषि की प्रेरणा लेकर इस मंदिर को बनवाता है, क्योंकि एक लाकुली संप्रदाय का मंदिर बना। जब हम लोग संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी, ये संप्रदाय के बारे में जो पढ़ेंगे तो लाकुली संप्रदाय के बारे में और भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी गाँव उदयपुर में या नागदा उदयपुर में, नागदा जो मिल जाए या कैलाशपुरी मिल जाए, दोनों जो मिल जाए वहाँ आप टिक करेंगे। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हारित ऋषि जो थे वो शिव जी के भक्त थे, तो उन्हीं के कहने पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने एक सहस्त्रबाहु, कौन-सा? सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो इतिहास में सासबहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी नागदा उदयपुर में हुआ है, बना हुआ है। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 734 ईस्वी में आक्रमण करके जीत लिया था। तो बात उठती है कि 734 में जीत लिया था, तो उसके पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसके पास था? तो ये एक मानमौर्य नाम का शासक था, इसके पास था। तो कहते हैं मानमौर्य का था। मानमौर्य कौन था? तो चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसी का एक वंशज रहा होगा मानमौर्य, वह शासन कर रहा होता है। 734 ईस्वी में कालभोज इस पर आक्रमण करते हैं मान्यमौर्य पर, इसको हराकर, और इसको हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेते हैं। लेकिन इनके पास सेंटर में नागदा ही रहा था, तो इन्होंने राजधानी नागदा ही रखी थी। इसकी जानकारी हमको मानमौर्य शिलालेख से मिलती है, और इस मानमौर्य शिलालेख को कर्नल जेम्स स्टोर्ट जो था, वापस जाते हुए, इंग्लैंड जाते हुए इसको समुद्र में गिरा देता है। इस कालभोज को दुर्ग, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला विजेता भी कर्नल जेम्स स्टोर्ट ने ही बताया है। और मेवाड़ में सर्वप्रथम अगर जो कहा जाए सोने के सिक्के, कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चढ़वाए? तो कालभोज ने चढ़वाए थे, और इन पर सूर्य की आकृति बनी हुई थी। इस सिक्के का अगर जो वजन पूछ ले, 115 ग्रेन, ग्रेन मतलब गेहूं के दाने के बराबर, 115 गेहूं के दाने के बराबर इसकी वजनता थी। 115 ग्रेन सोने का सिक्का चलाया था कालभोज बप्पा रावल ने। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलवाया था मेवाड़ में, उस पर सूर्य की आकृति बनी हुई थी। और इसकी मृत्यु नागदा में हुई थी, और नागदा में इसकी छतरी कालभोज बप्पा रावल की बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? नागदा में इसकी छतरी बनी हुई है। नागदा में इसकी मृत्यु होती है और नागदा में इसकी छतरी बनी हुई है। तो हमने पढ़ा बप्पा रावल के बारे में। तो कालभोज बप्पा रावल कौन थे? तो महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। हरित ऋषि की गायें जंगल में चराया करते थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इनको चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्राप्त होता है, और उन्हीं के सम्मान में ये एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और उस पर एकलिंगनाथ की प्रशस्ति भी लगी हुई है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने नागदा में ही सासबहू के मंदिर का निर्माण करवाया। कालभोज बप्पा रावल ने। अगर जो इनके सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए। अब अगर जिनके हम आक्रमण की बात करें, तो इन्होंने आक्रमण, एक हमने बता दिया आपको कि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। दूसरा आक्रमण अगर इन्होंने बताएं कि अगर जो, तो ये किंवदंतियाँ या जो हमारे अभिलेख मिलते हैं उसमें लिखा है कि कालभोज बप्पा रावल ने अरबों के आक्रमण को हराया था। इन्होंने अरब का एक आक्रमणकारी आया था, अफगानिस्तान का आक्रमणकारी आया था सलीम। अफ़गानिस्तान का आक्रमण किया था सलीम। कहते हैं सलीम को हराकर इन्होंने, अफ़गानिस्तान में सलीम को हरा करके, और अपने अपने भांजे को वहाँ का शासक बना दिया था। और किंवदंतियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि ईरान तक ये चले गए थे हराने के लिए, लेकिन हमें जो अभिलेख में मिला है वहाँ तक हम पढ़ते हैं, तो सलीम को हराकर, जो अफ़गानिस्तान की एक रियासत से आया था, उसे हराकर और वहाँ पर अपने भांजे को शासक बनाते हैं। तो बप्पा रावल एक अच्छे शासक थे। इन्हें मेवाड़ का वास्तु संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि एक बड़े राजा हुए हैं। तो इसके बारे में इतनी जानकारी हम रखते हैं। अब बप्पा रावल के बाद शासक बने राजा अल्लट। अल्लट आलू रावल की उपाधि इनकी है। क्या है? आलू रावल की उपाधि है। आलू रावल की उपाधि क्या है? रावल क्या होते हैं? रावल राजा को कहा जाता है। रावल राजा को कहा जाता है। राजकुल से रावल निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया? राजकुल से रावल निकल के आए हैं। तो आलू रावल की इनकी उपाधि थी। इन्होंने सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था को प्रारंभ किया था, और इन्होंने होड राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, और इन्होंने द्वितीय राजधानी आहाड़ को बनाया था। राजा अल्लट ने ही द्वितीय राजधानी आहाड़ को बनाया था। होड राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया था। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का प्रारंभ किया था, और आलू रावल की उपाधि ग्रहण की थी इन्होंने।
अच्छा, हमने आपको ये चीज़ें बता दी कि इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की, होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की, आहार नगर बसाया। अच्छा, ये जानकारियाँ तो हमको कहाँ से मिलेंगी? कैसे हमने आपको बता दिया? तो इसके बारे में ज़रा आपको बताते हैं। एक प्रशस्ति है, सारण्येश्वर प्रशस्ति। कौन-सी प्रशस्ति? एक प्रशस्ति है, नाम है सारण्येश्वर प्रशस्ति। ये जो सारण्येश्वर प्रशस्ति है, सारण्येश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की, सॉरी 953 ईस्वी की सारण्येश्वर प्रशस्ति है। अच्छा, सारण्येश्वर प्रशस्ति जो है इसमें लिखा है कि इस अल्लड की माता का नाम महालक्ष्मी लिखा है। उसमें लिखा है कि उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मतलब विष्णु भवन के मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर मतलब विष्णु भवन के मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। और उसी में लिखा है इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की। इनकी माता का नाम महालक्ष्मी लिखा है। अरे, ऑल इन ऑल तुमको इतना सिर्फ याद रखना है कि राजा अल्लड के समय की है सारण्येश्वर प्रशस्ति। इन्हीं के समय का है एक आठपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आठपुर अभिलेख इन्हीं के समय का है। आठपुर अभिलेख में लिखा है कि इन्होंने आहार नगर बसाया था और इन्होंने उसे दूसरी राजधानी बनाया था। क्या? तो पूछ सकता है कि पहली राजधानी नागदा थी मेवाड़ की, दूसरी राजधानी आहाड़। आठपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। और राजा अल्लड, अल्लड की माता का नाम महालक्ष्मी। अल्लड ने वराह नगर की स्थापना की थी। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, क्योंकि ये होड़ राजकुमारी थी। होड़ मतलब वो मध्य एशिया से आए थे, तो पहली राजकुमारी थी जिन्होंने पहला विवाह था इन्होंने किया था। और इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। तो राजा लट के बारे में हमने पढ़ लिया कि इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। होड़ राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता या अंतर्राष्ट्रीय शादी थी, जो पहले पहले अंतर्राष्ट्रीय राजकुमारी को लेकर आए थे। तो क्योंकि होड़ राजकुमारी हरिया देवी जो कि मध्य एशिया से थी। और इनकी माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है। इन्होंने हाड़ को राजधानी बनाया था। अब इसके आगे हम रावल जत्ता सिंह को पढ़ते हैं। यहाँ से हमें सन मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक में शासन काल रहा। अब सन मिलेंगे तो बताओ, सन सन का तो अब हिस्ट्री में तो कोई महत्व रहा नहीं, क्योंकि सन बहुत कम पूछे जा रहे हैं इस समय। बाकी जो चीज़ें हैं वो इससे क्या होता है, क्रोनोलॉजी आपको याद करनी रहेगी। जैसे गुहील हो गए, बप्पा रावल फिर हो गए, फिर अल्लट हो गए, जत्र सिंह हो गए, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह। ये क्रोनोलॉजी आपको इतनी तो हम बिल्कुल ऐसे ही याद करा देंगे। जैसे गुहिल हो गया, गुहिल के बाद बप्पा रावल हो गए, बप्पा रावल के बाद अल्लट हो गए, अल्लट के बाद जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद तेज सिंह, तेज सिंह के बाद समर सिंह, समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह। ये समर सिंह है, ये समर सिंह जब आप पढ़ेंगे अभी चित्तौड़गढ़ रणथंभौर दुर्ग आपको पढ़ाएंगे, तो रणथंभौर दुर्ग के जो राजा होते हैं उन पर आक्रमण करते हैं, उनको हरा भी देते हैं। वो इनको हरा देता है। उसके वहाँ हमको आपको समर सिंह का नाम लेंगे तो आपको याद रखना होगा कि ये मेवाड़ के जो रावल रतन सिंह थे उनके पिताजी थे ये। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान के इतिहासकार, ही बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि जो ये मेवाड़ का, इन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता कहा जाता है। यह मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता इन्हें कहा जाता है। और मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल इनके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। तो ये याद रखना कि रावल जैतर सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मेवाड़ का प्रथम विजेता या चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता इन्होंने रावल जैतर सिंह को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है। 1213 से 1253 तक कार्यकाल रहा। इसके पहले का कार्यकाल इसलिए हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि अब यहाँ पर मुस्लिम शासक आने लगे थे। और मुस्लिम जो था, इनका जो लिखने वाला सिस्टम था, इनके पास कुछ राज के कवि होते थे, खुद लिखाई का काम करते थे, खुद लिखवाने का काम ये लोग करते थे। इसलिए जो है इनके पास एक धीरे धीरे यहाँ से वहाँ से हम लोगों ने अपनी क्रोनोलॉजी फिट कर ली और वहाँ से हम लोग भी सन लिखने लगे। और इनके समय में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है, भूताला का युद्ध। ये 1226 से 27 आप कर लीजिए, क्योंकि इस बार की जो एनसीईआरटी बुकें हैं, बुक्स जो आई हैं, उसमें 1227 लिख रखा है। तो भूताला का युद्ध जो है ये हल्दीघाटी राजसमंद या उदयपुर के राजसमंद में जगह है, यहाँ पर है। और 1227 में या 1226-27 में इधर हुआ था, क्योंकि कोई तो इतिहासकार 1226 से 1234 तक मानते हैं, कोई 1227 मानता है। लेकिन इस बार की जो बुक्स एनसीईआरटी की उसमें 1227 लिखा गया है, तो हम 1227 मानेंगे, क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस हो गया है कि 1227 ईस्वी में माना जाता है। और इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश कौन था? तो आप जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो जब मुस्लिम शासक जब आने लगे थे, उसमें से इल्तुतमिश जो था, ये रजिया सुल्तान का पिता था। पहली शासिका जो बनी थी रजिया सुल्तान, उनका ये पिता था इल्तुतमिश। तो भूताला के युद्ध में कहते हैं कि बहुत ही भयानक तरीके से इल्तुतमिश की हार होती है। लेकिन इल्तुतमिश की सेना जो थी, ये भूताला जो है नागदा, उदयपुर के थोड़ा आगे पड़ता है। तो जब वहाँ से जब वापस जाते हैं भूताला से, तो नागदा में लोग आग लगा देते हैं। और जब नागदा में आग लगा देते हैं, तो यहाँ से इनको
रावल जैतर सिंह या राजस्थान के जो राजा, मेवाड़ के जो शासक थे, जो सामंत थे, उन्हें पता चलता है कि जब ये राजधानी जो अगर जो हमारी समतल में रहेगी, मैदानी भागों में रहेगी, तो कोई भी आकर लूट-लाट कर चला जाएगा। इसलिए राजधानी को चित्तौड़गढ़ पहाड़ों पर लेके गए। पहाड़ कहाँ? तो चित्तौड़गढ़। तो राजधानी चित्तौड़गढ़ अगर जो किसी ने पहले बनाई थी, तो हमारे वो रावल जैतर सिंह थे। कौन थे? रावल जैतर सिंह थे। रावल जैतर सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी, और जो कि तृतीय राजधानी, कौन-सी? तृतीय राजधानी। भूताला का युद्ध 1226 ईस्वी में, और चित्तौड़गढ़ तृतीय राजधानी के रूप में बनाई इसने, क्योंकि नागदा में आग लगा दी, नागदा को लूट लिया था रावल जैतर सिंह इल्तुतमिश ने युद्ध में, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। वहाँ से भागते हुए इसने उसे लूटा था, क्योंकि ये लोग भूताला में थे। वहाँ से आते हुए इन्होंने वहाँ की जो औरतें थीं उन्हें असहाय पाया, तो उन्हें लूट लिया। वहाँ पर आक्रमण करवाते हैं, और रावल जैतर सिंह डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल और मेवाड़ का प्रथम विजेता कहा जाता है। और ये जहाँ से अगर जो याद कर पाएँ तो रख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि गुहिल, बप्पा रावल, अल्लट, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, और ये रावल रतन सिंह जो बचे, यहाँ से हम आपको आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, विधुत तरीके से बताएँगे। और अगर जो हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।